नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, खुशी की बात यह है कि हमें हिंदी साहित्य कक्षा 11 का ओरिजिनल पेपर मिल गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप ये कहोगे कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये आप पर निर्भर करता है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ओरिजिनल पेपर है, लेकिन 33 जिलों के 33 पेपर अलग-अलग होते हैं। परंतु ये पेपर आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हिंदी साहित्य के 2-3 जगह पेपर हो चुके हैं और बाकी सभी जगह हिंदी साहित्य के पेपर होना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ओरिजिनल पेपर है, किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे भेजा गया है और आप देख सकते हैं नामांक है, परीक्षा क्रमांक है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-20 से हिंदी साहित्य 11, समय 2 घंटे 45 मिनट पूर्णांक। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे ये अनुमान लग रहा है कि ये पेपर ओरिजिनल है, क्योंकि डुप्लीकेट पेपर के अंदर कई प्रकार की समस्या आती है, कई प्रकार की कटिंग छांट होती है। ये बड़े सावधानी से बनाया गया पेपर है। मैं सारे पेपर का हल बताऊंगा, पूरे के पूरे पेपर का हल बताऊंगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए और सभी प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिकाओं में लिखिए निर्देश है ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको इनके उत्तर कैसे बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी को इसके उत्तर इसलिए बताऊंगा कि मैंने ये पेपर कल प्राप्त किया था और रात्रि को एक हिंदी व्याख्याता को दे दिया था हल करने के लिए। उन्होंने मुझे हल करके अभी 10 बजे दिया था और मैं अब इसको वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपकी सामने आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? हामिद, अमीना, महमूद, मोहसिन। तो भाई आपका ये है हामिद। क उत्तर हो गया। पहले का उत्तर क्या है? क। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और प्रश्न नंबर 2 क्या है? सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है? सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है? रामचंद्र। क्या नाम है? रामचंद्र। उत्तर हो गया आपका ख। प्रश्न नंबर 3, कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया? राम नाम को, योग को, समाधि को, आत्म ज्ञान को बताया। किसको बताया? आत्म ज्ञान को बताया। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? वीर रस का, अद्भुत रस का, वात्सल्य रस का या फिर हास्य रस का? वात्सल्य रस का कहा जाता है। तो ग उत्तर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5, पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि थे? आदिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के या फिर रीति काल के? तो ये रीति काल के थे भाई। घ उत्तर है आपका। कौन सा उत्तर है? घ उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रेगिस्तान की पूर्ति करनी है आपको। हामिद अपनी दादी के लिए रेगिस्तान लाता है, चिमटा लाता है। क्या लाता है? चिमटा। चिमटा लेके आता है। 7वां, मोहन की उम्र 18 साल थी। कितने साल थी? 18 साल। 8वां, पहले मित्र ने अपनी टॉर्च को प्रभावित कर दिया। कहाँ प्रवाहित कर दिया था? नदी में। नदी में डाल दिया था। तो 8वें के स्थान में नदी आएगा। 9वें में, पद्माकर कवि ने इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया? बसंत ऋतु का वर्णन किया है। 10वें के अंदर कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। तो देखो, इसमें स्थान और समय दोनों में से कोई डाल सकते हैं, लेकिन सर ने कहा है कि ये ऐसा एक वाक्य दिया हुआ है कोई आपके पुस्तक वगैरह में। तो कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। तो देखो, रेगिस्तान अगर आपके याद रह जाए तो बेहतर है, अन्यथा मैं यहाँ लिखा देता हूँ चिमटा। पहले 6 में चिमटा है। मोहन की उम्र बताई गई है आपकी 18 साल। दूसरे पहले मित्र ने अपनी टॉर्च कहाँ डाल दी? नदी के अंदर डाल दी। फिर पद्माकर कवि ने कविता में किस ऋतु का वर्णन किया? बसंत ऋतु का वर्णन किया। किस ऋतु का? बसंत ऋतु का। और महादेवी वर्मा का जन्म बताया गया 907 ईस्वी। कब बताया गया? 907 ईस्वी। ये हो गया आपका 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत करके गुरुजी से ये पेपर हल करवाया है, तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए, अन्यथा आपको अभ्यास जरूर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप किसी पेपर को देखते हो, किसी पेपर को पढ़ते हो, तो आप ये मानकर मत चलो कि ये
पेपर ही हमारी परीक्षा में आएगा, क्योंकि भाई वो आपके पास पहले से पहुंच गया है तो शायद कहीं का पेपर होगा वो, तो आप इसे अभ्यास मान के चलो। और वैसे भी 33 ज़िले हैं, एक ही ज़िले का ओरिजिनल हो सकता है, बाकी 32 ज़िलों का तो ये ओरिजिनल होने से रहा। प्रश्न नंबर 11, रामचंद्र ड्राइवर का काम करता था। देखो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी है, सत्य और असत्य की। रामचंद्र ड्राइवर का काम करता था, तो भाई रामचंद्र ड्राइवर का काम नहीं करता था, ये असत्य है। क्या है ये? 11 नंबर असत्य है। वो काम करता था प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होता है भाई? गुरुजी ने लिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका में। देखो प्रश्न नंबर 12, साखी कबीर की रचना है। साखी कबीर की रचना है, बिल्कुल ये बात सही है। प्रश्न नंबर 13, अष्टछाप में कुल 4 कवि थे। नहीं भाई, 4 नहीं थे, 8 थे। कितने थे? 8। 14वां, रीतिकाल काव्य मुख्यतः ब्रिज भाषा में लिखा गया था। हाँ देखो 14, रीतिकाल काव्य मुख्यतः ब्रज भाषा में लिखा था, बिल्कुल सही बात है। 15 नंबर, वे आंखें कविता के कवि का नाम महादेवी वर्मा है। बिल्कुल नहीं है भाई, सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो ये गलत हो गया। तो अब आप देखिए 11 नंबर प्रश्न आपका गलत, 12 सही, 13 गलत, 14 सही, 15 गलत। तो 3 गलत है और 2 सही है। 2 सही कौन कौन से हैं? 12 नंबर और 14 नंबर। 12 नंबर और 14 नंबर सही है, बाकी 11 नंबर, 13 नंबर और 15 नंबर गलत है, ये ध्यान रखना है आपको, असत्य है। प्रश्न नंबर 16 देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। 16 नंबर प्रश्न क्या है? हामिद के पिता का क्या नाम था? हामिद के पिता का क्या नाम था? तो हामिद के पिता का नाम था आबिद। क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों? आबिद नाम था। फिर 17 नंबर, सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम? सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है? तो मुंशी, क्या नाम था? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ठीक है। तो अमित के पिता का नाम आबिद था, सिद्धेश्वरी के पति का नाम मुंशी चंद्रिका प्रसाद था। देखो एक टाइप के 2 प्रश्न पूछ लिए। प्रश्न नंबर 18, टॉर्च बेचने वाली कंपनी का क्या नाम था? टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम था सूरज छाप। क्या नाम था? सूरज छाप। टॉर्च बेचने वाली कंपनी का सूरज छाप। प्रश्न नंबर 19, गोपियाँ किस से ईर्ष्या कर रही थी? गोपियाँ किस से ईर्ष्या कर रही थी? गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या कर रही थी। किससे ईर्ष्या कर रही थी? मुरली से ईर्ष्या कर रही थी। गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या कर रही थी। लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 20, महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी का कोई उपनाम यानी क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो यहाँ तक के प्रश्न आपके 1-1 नंबर के थे, छोटे प्रश्न थे। देखो प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। अधिकार की गुहा सरी की उन आँखी से डरता है मन, बढ़ा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रांदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा राखियों आँखियों में इसका छोड़ इसे मझधार आज संसार कंगार सदृश बह किसका। तो देखो सप्रसंग व्याख्या में आपको पहले सप्रसंग लिखना होता है और फिर व्याख्या लिखनी होती है। तो व्याख्या आप कर ही दोगे। अब आप ये देखिए ये किससे लिया है? आपकी कविता है वे आँखें। आपकी कविता का नाम क्या है? वे आँखें। ये भी गुरुजी ने बताया, वे आँखें कविता है और इसके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है वे आंखें, कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो आप ये कहोगे निम्नलिखित पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता वे आंखें से लिया गया है और इसके रचनाकार है प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत। और फिर आगे आप व्याख्या लिख दोगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये नहीं आती तो अथवा में आपके दूसरी है व्याख्या कि असल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो लो, या परले के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जागी या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना।
प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जो ये पद्यास है, ये आपकी कविता जागो तुझको दूर जाना है, जागो तुझको दूर जाना है से लिया गया है। ये निम्नलिखित गद्यास से हमारी पाठ्यपुस्तक की कविता जागो तुझको दूर जाना है से लिया गया है। अब इसके कवि कौन है? कवि है महादेवी वर्मा। कवि कौन है? महादेवी वर्मा। वैसे ऊपर नाम दिया हुआ है, देख के सही ढंग से लिख लेना। तो आप कहोगे कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं या प्रस्तुत पद्य है, वो हमारी पाठ्यपुस्तक की पद्य भाग जागो तुझको दूर जाना है से ली गई है, जिसके कवि है महादेवी वर्मा, जिसको आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इसे अभ्यास प्रश्न पत्र मानकर पढ़े, क्योंकि 33 जिले हैं और 33 जिलों में पेपर तो अलग अलग आएंगे। हो सकता है कई जिलों में मिलान हो जाए, लेकिन ये तो कह नहीं सकते कि सभी जिलों में पेपर है वो एक ही आएगा, क्योंकि कईयों में हो गया। देखो प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित गद्यास की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोज़ा रखा वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की रोज़ है। रोज़े बड़े बुढ़ों के लिए होगी, इनके लिए तो ईद है, रोज़ ईद का नाम रटते। आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयों खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदवास चौधरी कायम अली के घर दौड़ रहे हैं जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो गद्यास है वो आपके पाठ ईदगाह से लिया गया। वैसे तो आपको पता है ईदगाह लिखा हुआ है इसमें, ईदगाह से लिया गया है, और इसके रचयिता है महान कवि प्रेमचंद। गद्यकार कौन है? महान लेखक प्रेमचंद। तो यूँ कह सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यास है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के ईदगाह पाठ से लिया गया है, और ये पाठ है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद, क्या नाम है इनका पूरा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो ये लिख लेना आप, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। अथवा में दूसरा दे रखा है, ये देखिए आप क्या है। क्या सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां जमीन पर चलते चिंटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और घघरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसे जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल कर इधर उधर देखा, और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अंध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती हैं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे, और उसका पेट हड्डियां की तरह फुला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। आपने गद्यास पढ़ा और पढ़ते ही आपकी इसको व्याख्या समझ में आ गई। और ये किस पाठ से लिया गया है? दोपहर के भोजन पाठ से। पाठ का नाम क्या है? दोपहर का भोजन। इसमें लेखक क्या कर रहा है? दोपहर के भोजन में, अच्छा दोपहर के भोजन में, दोपहर का भोजन है, ठीक है। दोपहर के भोजन में लेखक है वो एक गरीब परिवार की मनोदशा का वर्णन कर रहा है, आर्थिक स्थिति का वर्णन कर रहा है। किसके द्वारा? ये लेखक कौन है? अमरकांत। लेखक कौन है प्यारे विद्यार्थियों? आपका अमरकांत है। तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यास है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय दोपहर का भोजन या पाठ दोपहर का भोजन से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके लेखक अमरकांत है, और ये एक गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है, दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। बाकी आप व्याख्या लिख ही देना प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। ये भी पाठों से लिए गए हैं, 2-2 अंकों के प्रश्न है कि गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया। तो भाई आप पता है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है, गुरुजी ने लिख के दिया है। तो गूंगे ने कहते हैं कि स्वाभिमानी का परिचय इस प्रकार दिया, अपने हाथों को हिला के कहा कि मैं अपने मेहनत कर सकता हूँ, बाहु पर हाथ रख के कहा मेहनत कर सकता हूँ, और सीने पर हाथ रख के कहा कि मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। और फिर
पेट के पर हाथ रख के उसने कहा कि मैं ये भूख के लिए करता हूँ, यानी वो स्वाभिमान व्यक्ति, स्वाभिमानी है। तो इस प्रकार से उसने परिचय दिया। फिर 23 के बाद 24, अंडे के छिलके को जुराब में, कोट में या नाली में फेंकना बिल्कुल ठीक नहीं है, इस पर अपनी राय प्रकट कीजिए। तो भाई सर ने यह लिख रखा है कि इसमें इनको यहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इनका अदर प्रयोग भी हो सकता है। इनको पीस कर चेहरे पर लगाया जा सकता है, जिससे चेहरा सौंदर्य प्रकट कर सकता है। वो काफ़ी बातें लिखी हुई है, आप अपनी पुस्तक में देख लेना भाई। 25वां क्या है, अंडा खाना क्या कोई अपराध है? तो इसमें लिखा हुआ है भाई, एक पेज भर रखा है, यहाँ तो सिर्फ 40-50 शब्दों में पूछा है सर ने। एक पेज लिख रखा है, इसमें लिख रखा कि अंडा खाना कोई अपराध नहीं है। ये पाठ के अनुसार है प्यारे विद्यार्थियों, अन्यथा तो भाई किसी को अपराध लगता है तो लगता ही है। पाठ के अनुसार कि अंडा खाना अपराध नहीं है। तो अंडे के छिलके कोई आपका पाठ है, उसी से ये प्रश्न लिया गया है। और उसमें कहा है कि अन्य कामों के लिए, देखो प्रोटीन वगैरह है उनके लिए काम आता है अंडा खाने के। अंडा खा लिया जाए तो शरीर के अंदर आंखें मजबूत रहती है। कई बातें यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको छोड़कर आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर है अपनी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में देख लेना। आज रविवार है, कल या परसों आपका पेपर होगा, उससे पहले तो कोई पेपर है नहीं आपका। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 26। और प्रश्न नंबर 26 क्या, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 मिनट में आप गद्यांश पढ़ लो, फिर उत्तर दे दोगे। संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया था। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संसार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई है। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, विमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। अब पढ़ते हैं प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों, और उसके बाद देते हैं हम उत्तर कि मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अर्थ को कैसे समझने लगा। तो देखो वहाँ कह रखा ना कि शुद्ध बुद्धि, क्या कह रखा है कि अपनी शुभ बुद्धि से अनर्थ को समझने लगा। तो देखो यहाँ पर उत्तर देखो, संतों के अनुभव से, वर्ण वेदों से, गणना विषय से, और देखो 4 नंबर कौन सा उत्तर है, 4 नंबर उत्तर दे रखा है। ठीक है ना, कि अपनी शुभ बुद्धि से ना, शुभ बुद्धि से मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा। तो पहले का उत्तर है 4 नंबर। पैसेज हमारा पढ़ा हुआ है। अब देखो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? देश में भिन्नता बढ़ी, देश में विभिन्नता बढ़ी, देशों की दूरियां कम हो गई, देशों में विदेशी व्यापार बढ़ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, देशों में विदेशी व्यापार बढ़ गया, यानी ये आपका 4 नंबर उत्तर है। कौन सा उत्तर है? 4 नंबर है। आगे देखो, गए देश में आज भी कौन सी समस्या है? नफरत की, वर्ण भेद की, सांप्रदायिकता की, या फिर अमीरी गरीबी की? आज भी कौन सी समस्या है देश के अंदर प्यारे विद्यार्थियों? तो वो समस्या है आपकी वर्ण भेद की। कौन सी है? वर्ण भेद की, यानी इसका दूसरा उत्तर है, 2 नंबर कह सकते हैं आप। अगला देखो, घ किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, विमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई? नफरत से, सांप्रदायिकता से, अमीरी गरीबी के कारण और वर्ण भेद के कारण। तो ये आपका उत्तर है वर्ण भेद के कारण, यानी चौथा, अलग अलग वर्णों में बटे होने के कारण। तो आप देख सकते हैं अभी हमने आप ये जो पैसेज वाले हैं, तो पहले के अंदर चौथा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में दूसरा और चौथे में चौथा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हो। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर का, तो देखो यहाँ पर कोई नाम होगा, शायद कोई मोहल्ले का नाम हो, विद्यालय बीकानेर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना है। तो ये आप पत्र लिख ही सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा केंद्र स्वीकृत करवाना है। जैसे मान लो कि आपके विद्यालय में बोर्ड परीक्षा नहीं हो रही है और आपको स्वीकृत करवानी है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को आप पत्र लिखोगे तो आप आराम से लिख सकते हैं
ये नहीं कर सकते तो अथवा में क्या लिखा हुआ कि विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी पर एक प्रतिवेदन तैयार करना है। विज्ञान की जो प्रदर्शनी है उस पर एक प्रतिवेदन तैयार करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इंग्लिश में अपने इस प्रतिवेदन को रिपोर्ट कहते हैं। अगला 28 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु पर 300 शब्दों में निबंध लिखे। निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु पर 300 शब्दों में निबंध लिखे। कोरोना एक वैश्विक महामारी, या फिर पर्यावरण संरक्षण, या फिर इंटरनेट ज्ञान की दुनिया, या फिर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। चारों टॉपिक बड़े ज़बरदस्त है। देखो, कोरोना एक वैश्विक महामारी, तो बिल्कुल ये फिलहाल कोरोना ही फैली हुई है। तो आप इस कोरोना के बारे में, ये कोरोना कब शुरुआत हुई थी, इसकी कहाँ से फैली थी, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव के उपचार क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ये सारी बातें हम क्या कर सकते हैं। और पर्यावरण संरक्षण के बारे में तो भी पर्यावरण को तो बचाना चाहिए ना, पर्यावरण प्रदूषण होने से बचना चाहिए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रकार के प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये नहीं करना चाहिए। और पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इस प्रकार जो पर्यावरण से ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो बारिश वगैरह, इस प्रकार करके आप ये टॉपिक कर सकते हैं। अगला, इंटरनेट ज्ञान की दुनिया। ये कैसे है भाई, इंटरनेट ज्ञान की दुनिया कैसे? इंटरनेट ज्ञान की दुनिया ऐसे कि मान लो कि आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना है। जैसे मान लो कि अभी आपको पता करना है कि जर्मनी की राजधानी कौन सी है, रूस की राजधानी कौन सी है, चाइना की राजधानी कौन सी है, आपको याद नहीं है तो आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप इतिहास है, राजनीति है, भूगोल है, गणित है, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, सभी प्रकार के प्रश्न है वह आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल ब्राउज़र है आपका, गूगल के माध्यम से, क्रोम ब्राउज़र से बहुत सारे फीचर है आपके पास, उनसे आप सर्च कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ज्ञान की दुनिया है। लोगों ने तरह तरह की वेबसाइट बनाकर बहुत सारी बातें उस पर अपलोड कर दी हैं। तो हम देखो, हम सारी पुस्तकें तो नहीं खरीद सकते, परंतु इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रकार का ज्ञान है वो हमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। तो आप सभी को पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन क्या एक लाइन से भी पर्याप्त है? राष्ट्रभाषा को महत्व देना चाहिए। राष्ट्रभाषा के बारे में हमें बहुत सारे विकास के जो कार्य है वो करने चाहिए। तो किस प्रकार से हमारी राष्ट्रभाषा को संविधान में दर्जा मिला हुआ है। और राजभाषा, देखो हालांकि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, मतलब राष्ट्र की तो भाषा है ही, भी मुख्य भाषा है। तो इस प्रकार से आप इन चारों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर टिप्पणी लिखो। अब देखो, महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी, कोरोना नाम का जो आपका एक ये आर्टिकल है, निबंध है, वो मैंने देखा है पिछली परीक्षाओं में कई जगह हिंदी के पेपर हो चुके हैं, कई जगह अंग्रेजी के पेपर हो गए। हिंदी अनिवार्य है, अंग्रेजी अनिवार्य है, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। तो उनमें ज़्यादातर ये कोरोना का जो आर्टिकल है वो आ रहा है, कहीं पर पत्र के रूप में आ रहा है, कहीं फीचर के रूप में आ रहा है, कहीं निबंध के रूप में। तो आज हम इस कोरोना पर भी एक आर्टिकल तैयार करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, आपका यहाँ पेपर कंप्लीट हो गया प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर तो ओरिजिनल है, किस जिले का है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज़ गोपनीयता होती है। अब आप सोचोगे कि क्या गोपनीयता होती है, कि पेपर बाहर आ रहा है तो इस चीज़ की तो गोपनीयता रहेगी, लेकिन ये एक ज़िले का पेपर है। आप इसे केवल और केवल अभ्यास प्रश्न पत्र मानकर समझे। आप इसको सिर्फ आधी घंटा के अंदर पढ़ सकते हैं, कोई आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होने वाला। आधी घंटा में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी आधी घंटा में पढ़ दिया। मैं हिंदी साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं चंद्र सिंह जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो मैं जीव विज्ञान के बारे में तो जान सकता हूँ, लेकिन इस हिंदी के बारे में नहीं जानता। फिर भी मैंने आधे घंटे के अंदर आधा घंटा लगा ही नहीं है भाई, 20 मिनट के अंदर पेपर पढ़ दिया है। तो 20 मिनट में आप भी पढ़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य विषयों के पेपर है जो हमें ओरिजिनल मिल रहे हैं, कहीं हो गए हैं वो, या कहीं पहले मिल रहे हैं, उनको हम अपलोड कर रहे हैं, या फिर मॉडल प्रश्न पत्र भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप सभी को मॉडल प्रश्न पत्र माने, अभ्यास प्रश्न पत्र माने, शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि हर एक जिले का अलग अलग प्रश्न पत्र होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, तथा अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उनके भी ये चीज़ काम में आ जाए। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। इस पेपर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले किसी खास पेपर के साथ मिलेंगे। अभी मेरे पास 11वीं का राजनीति,
12वीं का राजनीति, 11वीं का इतिहास, 12वीं का इतिहास, ये कई विषयों के ओरिजिनल पेपर जो हो चुके हैं बीकानेर ज़िले में, वो मेरे पास आए हुए हैं। मैं अभी इनको अपलोड करने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।